मैराथन बोल रहा हूँ। क्यों आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास के लिए बुलाया गया है और क्यों ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को आप समझिए। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स के आते हैं। एम आई राइट? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स में आपके क्या आते हैं? क्वेश्चन आंसर आते हैं। और उन क्वेश्चन आंसर में भी सबसे ज़्यादा आप पूछे जाते हैं आपसे शॉर्ट आंसर 2 नंबर के। तो अगर आप 2 नंबर के क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मतलब आपके कम से कम पास होने की गुंजाइश तो हो ही जाती है। और उसके बाद में अनसीन पैसेज हुए, ग्रामर हुआ और ग्रामर का पोर्शन हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गए, ये सारी चीज़ें और कर देते हैं आप तो और अच्छे नंबर आ जाते हैं आपके। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ, और जैसा आपको पता है कि अपन वीडियोस डाल रहे हैं, तो वीडियो में भी बार बार ये कमेंट आ रहे हैं, कई बच्चे अपनी कोचिंग के भी हैं, कई बच्चे बाहर के हैं, वो बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो डाल दी जाए। क्यों डाल दी जाए? एग्जाम से एक दिन पहले आप उसको देख सकें, समझ सकें, एग्जाम तक आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो उसकी डाल देते हैं। तो आज की क्लास में आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एंड अपन कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर में पूछे जाने वाला टॉपिक अपन समझेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि 3 स्टार शॉर्ट आंसर फॉर 2 मार्क्स, ये तीनों मैं आज की वीडियो में आपको, आज की क्लास में फर्स्ट फ्लाइट और उसकी पोइम, इन दोनों के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा। ठीक है? यानी पहली बुक पूरी तरह से आज सॉल्व की जाएगी। तो आज हमने जो 3 स्टार क्वेश्चन निकाले हैं शॉर्ट आंसर के लिए, वो कहां से निकाले हैं? आपकी फर्स्ट बुक में से। ठीक है? कहां से निकाले हैं? फर्स्ट बुक। क्या नाम है उसका? फर्स्ट फ्लाइट। तो आज जो भी क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हो फर्स्ट फ्लाइट के हैं, शॉर्ट आंसर है, 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, अगर आप लोग 90 या 95 प्लस के लिए सोच रहे हैं, देन दिस क्लास इज नॉट टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 90 और 95 प्लस मार्क्स। ठीक है? ये क्लास केवल उन बच्चों के लिए है जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने कुछ भी याद नहीं किया, जो चाहते हैं कि कम समय में आप पास हो जाए, और ना केवल पास हो बल्कि बहुत अच्छे नंबर लेके आए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जो क्वेश्चन मैं आपको आज बताने वाला हूं उनको आप याद कर लेंगे, तो कम से कम आपको बाकी और टॉपिकों को सॉल्व करते हुए आपको कम से कम 75 में से 50 to 60 मार्क्स प्राप्त होंगे इन क्वेश्चंस की मदद से। और टॉपिक भी साथ में उसके इंक्लूड करने पड़ेंगे, अनसीन हुआ, ग्रामर हुई, इस तरीके से। मतलब इन क्वेश्चंस में से वैसे तो अभी तक बाहर नहीं गया है, कभी जाएगा तो आप 1-2 आंसर की समझ सकते हैं कि 1-2 आंसर बाहर हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी पार्ट में से, इसी पीडीएफ में से पूरे आएंगे। समझ आ गई बात? और आपको ये बहुत पहले मैं एक किताब दे चुका हूं, एक बार समझ लेते हैं उसको। तो चलो तो समझते हैं। लाइन से आपको सारे आंसर समझाते जाएंगे, आप समझते जाइएगा, और समझने के साथ साथ उनकी भाषा पर आप ध्यान दीजिएगा, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड से निकल भी जाए तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके आ सकें। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉइड नहीं करना है एक भी क्वेश्चन। ठीक है ना? जितने भी दिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन। तो व्हाट मतलब क्या, डिड द पोस्ट मास्टर डू मतलब पोस्ट मास्टर ने किया, देन मतलब तब, पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया मतलब कब, जब पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ लिया था उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। तो हमने आंसर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लिखिएगा क्लियरली। हमने आंसर दिया द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लव्ड, पोस्ट मास्टर पहले तो हंसा, मतलब पहले तो उन्होंने मजाक में लिया पूरे मामले को, बट देन ही बिकेम सीरियस, लेकिन फिर उसको मामले की गंभीरता समझ में आई। ही वॉज डीपली मूव्ड, और वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी लेंचो का जो भगवान पर विश्वास था उससे, उसे बाद में ये मामले की गहराई समझ में आई कि एक व्यक्ति है वो भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास कर रहा है।
ही डिड नॉट वांट टू शेक दिस फेथ, और वो चाहता था कि अब उसका ये जो विश्वास है ये विश्वास टूटे ना। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, इसीलिए उसने पैसा इकट्ठा किया और लेंचो के लिए भेज दिया। ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लिए पैसा क्यों भेजा, तो हम क्या कह सकते हैं कि पोस्ट मास्टर को मामले की गहराई समझ में आई, उसको समझ में आया कि लेंचो भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था और उसका ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए था, इसीलिए उसने लेंचो के लिए पैसा भेजा था। तो यू कैन राइट द सिमिलर आंसर इन द क्वेश्चन ऑफ व्हाई डज पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाज लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ, टू फाइंड मतलब प्राप्त करके, अ लेटर फॉर हिम अपने लिए एक पत्र, विथ मनी इन इट पैसों से भरा हुआ। जब लेंचो को पैसों से भरा हुआ पत्र प्राप्त हुआ तो क्या वो आश्चर्यचकित हुआ? हमने आंसर दिया नो, लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी, लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ टू सी द लेटर पत्र को देखकर, फ्रॉम गॉड जो भगवान के यहां से आया था, विद मनी इनसाइड इट और जिसके अंदर पैसा था। लेंचो भगवान के यहां से पैसों से भरा हुआ पत्र प्राप्त करके बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका आत्मविश्वास और उसका भगवान पर विश्वास वाज सच दैट इतना मजबूत था कि ही हैड एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड, कि उसे पूरी आशा थी कि भगवान उसका प्रत्युत्तर देंगे ही देंगे, उसे पूरी आशा थी कि भगवान उसका रिप्लाई देंगे ही देंगे, इसीलिए वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, क्या लेंचो ने प्रयास किया, कभी प्रयास किया, टू फाइंड आउट मतलब पता लगाने का, हु हैड सेंड मनी टू हिम, कि उसके लिए पैसा किसने भेजा। क्या लेंचो ने कभी ये पता लगाने का प्रयास किया कि उसके लिए पैसा किसने भेजा, और अगर प्रयास किया तो क्यों किया, और वाई नॉट प्रयास नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं कि प्रयास किया तो क्यों किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो हमने आंसर दिया नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, लेंचो ने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया पता लगाने का, हु हैड सेंड द मनी टू हिम, कि उसके लिए पैसा किसने भेजा था। दिस इज बिकॉज, क्यों नहीं पता लगाने का प्रयास किया, क्योंकि ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन गॉड, उसे भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास था, एंड नेवर सस्पेक्टेड दैट, और वो कभी ये शक नहीं कर सकता था, कभी सोच भी नहीं सकता था, दैट इट कुड बी समवन एल्स अदर देन गॉड, कि भगवान के अलावा कोई और भी ऐसा हो सकता है, हु वुड सेंड मनी टू हिम, जो उसके लिए पैसा भेजे। मतलब लेंचो को पहली बात तो भगवान पर पूरा विश्वास था, दूसरी बात वो ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि भगवान के अलावा उसके लिए पैसा कोई भेजेगा। हिज फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग, उसका भगवान पर बहुत दृढ़ विश्वास था, सो ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी, इसीलिए उसे लगा कि भगवान ने ही उसके लिए पैसा भेजा था। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि व्हाट मेड हिम एंग्री, व्हाट मतलब किसने, मेड मतलब मजबूर किया, हिम मतलब उसे एंग्री मतलब क्रोधित होने के लिए, या उसे किस चीज ने गुस्सा दिलाया, लेंचो को गुस्सा क्यों आया। तो हमने आंसर दिया व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी, जब उसने पैसा गिनना समाप्त किया, नहीं जब उसने पैसा गिना, ही फाउंड ओनली 70 पैसोस, तो उसे केवल 70 पैसोस मिले, बट ही डिमांडेड फॉर 100 पैसोस, लेकिन उसने मांगे कितने थे, 100 पैसोस। ही वॉज कॉन्फिडेंट, और उसे विश्वास था, दैट गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक, कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकता, और नॉट डिनाई हिम, और ना ही कभी इनकार कर सकता है, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसके लिए उसने निवेदन किया है। लेंचो को पता था कि भगवान से ना तो कभी गलती होगी, और मैंने जो मांगा है उसके लिए भगवान कभी मना भी नहीं कर सकते। देयरफॉर ही कंक्लूडेड, इसीलिए उसने निष्कर्ष निकाला, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग 30 पैसोस, इसीलिए उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही शेष बचे हुए 30 पैसोस चुरा लिए हैं। ठीक है, इसीलिए उसको गुस्सा आया। समझ में आ गया? ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे ये आपके फर्स्ट लेसन से थे, शॉर्ट आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये आपके। ठीक है, अब अपन चलते हैं लेसन 2 पर। तो लेसन 2 पर आपका पहला शॉर्ट आंसर है इंपॉर्टेंट, वो है वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया, क्या भारत में किसी भी ऐसी सार्वजनिक इमारत का नाम बता सकते हैं, दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो सैंडस्टोन से बनी हो। क्या भारत में किसी भी सैंडस्टोन से बनी हुई
इमारत का नाम बता सकते हैं? तो हमने आंसर दिया द सेरेमनीज टुक प्लेस इन एन एम्पी थिएटर, सेरेमनी एम्पी थिएटर में आयोजित की गई, विच वॉज फॉर्म बाई यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो कहाँ थी? प्रिटोरिया यूनियन बिल्डिंग में, यानी प्रिटोरिया यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में सेरेमनी आयोजित की गई, कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब उसने पूछा कि क्या आप किसी भी सार्वजनिक इमारत का नाम भारत में बता सकते हैं? तो हमने आंसर दिया इन इंडिया, भारत में, वी हैव मैनी पब्लिक बिल्डिंग्स, बहुत सारी सार्वजनिक इमारतें हैं, मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो सैंडस्टोन से बनी है, सम ऑफ विच, जिनमें से कुछ हम बता रहे हैं, कौन कौन सी? राष्ट्रपति भवन हो गया, रेड फोर्ट यानी लाल किला हो गया, एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली में भारत का बना हुआ सर्वोच्चतम न्यायालय हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी बिल्डिंग किससे बनी हुई है? सैंडस्टोन से बनी हुई है। अभी अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया, एंड हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई, और उनका जो व्यवहार था, रवैया था, वो क्यों और कैसे बदल गया मंडेला के प्रति। तो ये आंसर आपका लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है 3 नंबर के लिए, और शॉर्ट में भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसका आंसर दिया द मिलिट्री जनरल्स सल्यूटेड नेल्सन मंडेला। सबसे पहले जो मिलिट्री के अधिकारी थे उन्होंने नेल्सन मंडेला को सलाम किया, सल्यूट किया, एंड प्रोमिस्ड, और वादा किया, देयर सपोर्ट, कि वो साथ देंगे, टू द न्यूली फॉर्म्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जो नई लोकतांत्रिक सरकार बनी है उसका वो साथ देंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया। देयर एटीट्यूड हैज चेंज्ड, उनका व्यवहार बदला, बिकॉज, क्योंकि, अर्लियर मतलब पहले, देवर अंडर द रूल ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, पहले वो गोरे लोगों की सरकार के अधीन थे, मतलब पहले उनको गोरे लोगों की सरकार का आदेश मानना पड़ता था। ड्यूरिंग दैट रूल दे वुड हैव अरेस्टेड मंडेला, उस समय उनको मंडेला को अरेस्ट करना पड़ा था, एज ही वाज कंसीडर्ड टू बी ए क्रिमिनल, क्योंकि गोरे लोगों की सरकार मंडेला को एक क्रिमिनल मानती थी। नाउ विद द एबोलिशन ऑफ अपार्थीड, लेकिन जब अब अपार्थीड सिस्टम का बहिष्कार हुआ, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और एक नई लोकतांत्रिक सरकार बनी, देयर एटीट्यूड हैज ऑल्सो चेंज, तो उनका व्यवहार भी बदल गया, क्योंकि अब वो मंडेला की सरकार के अधीन थे, पहले वो गोरे लोगों की सरकार के अधीन थे। समझ गए ना? तो इस प्रकार से उनका रवैया मंडेला के प्रति बदल गया था। अगला क्वेश्चन है आपसे इसी चैप्टर से, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, मंडेला ने किन 2 कर्तव्यों का वर्णन इस चैप्टर में किया है? तो हमने आंसर दिया, देखो इसके आंसर थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। इसका आंसर ये वाला है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, एवरी पर्सन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, हर व्यक्ति के 2 कर्तव्य होते हैं, वन टुवर्ड्स हिज फैमिली, एक उसका परिवार की ओर, एंड अदर टुवर्ड्स हिज सोसाइटी, और दूसरा उसके समाज की ओर। यानी मंडेला के अनुसार हर व्यक्ति के 2 कर्तव्य होते हैं, एक उसका समाज की ओर और एक उसका परिवार की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वाई वर 2 नेशनल एंथम संग, 2 राष्ट्रगीत क्यों गाए गए? समझ में आई बात? तो इसका आंसर ये वाला है, मैंने बोला ना ऊपर नीचे हो गए, तो आप उनको अरेंज कर लेना। तो प्रश्न पूछ रहा है कि 2 राष्ट्रगीत क्यों गाए गए? हमने आंसर दिया, द 2 नेशनल एंथम, 2 राष्ट्रगीत, वन ऑफ द ब्लैक्स, एक काले लोगों का, एंड अदर ऑफ द व्हाइट्स, और दूसरा गोरे लोगों का, वर संग, गाए गए, सिंबलाइजिंग, दर्शाने के लिए, इक्वलिटी, समानता को, एंड रेस्पेक्ट, और सम्मान को, फॉर इंटायर कम्युनिटी, पूरे समाज के लिए, रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, उनके रंग के आधार पर बिना भेदभाव किए, मतलब ये दर्शाना चाहते थे कि हम किसी भी रंग के व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं करते, इसीलिए वहां 2 राष्ट्रगीत गाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के लिए साहसी होने का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, तो हमने आंसर दिया, टू मंडेला, मंडेला के लिए करेज डज नॉट मीन, साहसी होने का तात्पर्य नहीं है एब्सेंस ऑफ फियर, भय का ना होना, मतलब मंडेला के लिए किसी व्यक्ति के अंदर भय नहीं है, तो इसका मतलब वो साहसी नहीं है, बट द विक्ट्री ओवर इट, बल्कि वो कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है वो साहसी है। कोई कह रहा है मुझे डर ही नहीं लगता, वो तो झूठा है, लेकिन जो अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति कैसा होता है? साहसी। तो अ मैन हु इज करेजियस, एक साहसी व्यक्ति, इज द वन हु, वो व्यक्ति होता है जो ओवरकम इज फियर, अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है, टू फाइट विद ऑल द ओड्स, सभी कठिनाइयों से लड़ने के लिए। एक साहसी व्यक्ति जो होता है जो सभी कठिनाइयों से लड़ जाता है, डरता नहीं है। क्लियर?
तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको समझा ये लेसन 2 के थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर के लिए, जिसमें से ये आंसर आपका लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। क्लियर। अभी अपन चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है आपका यहाँ लेसन 4। अब आप पूछेंगे लेसन 3 को मेंशन क्यों नहीं किया है? बिकॉज सर मैं आपको बता चुका हूं, लेसन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग आंसर। इफ यू वांट टू राइट लॉन्ग आंसर इन योर एग्जामिनेशन देन यू मस्ट लर्न द थर्ड लेसन वेरी केयरफुली। थर्ड लेसन से लॉन्ग आंसर के आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि एक शॉर्ट आंसर कौन सा आ सकता है, तो उसमें एक वो क्वेश्चन है कि व्हाट मेड वुमेन स्ट्रेंजरली लुक एट द पायलट। वो वाला क्वेश्चन है ना कि एक महिला आश्चर्यचकित होकर पायलट की तरफ क्यों देख रही थी, वो वाला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी चलते हैं लेसन 4 पर। लेसन 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराते हैं। पहला क्वेश्चन है आपसे कि व्हाई डज एनए प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। एनए अपने जीवन का एक संक्षिप्त विवरण क्यों देती है, अपने जीवन के बारे में क्यों बताती है? तो बाई प्रोवाइडिंग ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एनए का मानना ऐसा है कि यदि वो अपने जीवन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देगी, एनए वांट्स टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली, रिलेटिव्स एंड हर एज, जिसमें वो अपने परिवार के बारे में, अपनी उम्र के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में बताएगी। उससे होगा क्या? दिस हेल्प्स द रीडर्स, उसे लगता है कि इससे एक पाठकों को मदद मिलेगी टू डेवलप अ कनेक्शन, कि वो एक संबंध स्थापित कर पाएंगे विद द ऑथर यानी लेखिका के साथ। उसे लगता है कि जब कोई भी राइटर अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देता है तो उसके जो रीडर्स होते हैं, उसकी जो ऑडियंस होती है, वो उसके साथ कनेक्शन बिठा पाती है और उसके बारे में चीजों को अच्छे से समझ पाती है। इसीलिए वो अपने जीवन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उसमें देना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। एनी एक डायरी रखना क्यों चाहती है, उसने डायरी लिखने का क्यों सोचा? तो एनी वांट्स टू कीप ए डायरी, एनी एक डायरी रखना चाहती है बिकॉज सी डज नॉट हैव एनी ट्रू फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है, whom she could confide in, जिस पर वो विश्वास कर सके। मतलब उसका कोई भी इस दुनिया में ऐसा सच्चा मित्र नहीं है जिस पर वो विश्वास कर सके, इसीलिए वो डायरी रखना चाहती है, डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहती है। और उसने अपनी डायरी का नाम भी क्या लिख दिया? किट्टी। ठीक है, क्या रखा उसने? तो अपन यहां और भी लिख सकते हैं बढ़ा के, एंड ही नेम्ड हिज डायरी किट्टी। उसने अपनी डायरी को क्या नाम दिया? किट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर एसे। एनी जब मिस्टर कीजिंग के पीरियड में कॉन्स्टेंटली बात कर रही थी तो मिस्टर कीजिंग ने उसको पनिशमेंट दी कि वो चैटर बॉक्स पर एक निबंध लिख कर लाई, एक ऐसे लिखने के लिए दिया। तो उसने कैसे जस्टिफाई किया उस टाइटल को, अपने आप को कैसे सही साबित किया? तो यहां पर इसका आंसर नहीं है इसमें। अच्छा चलो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। उसमें क्या लिखा था? उसने बताया था कि टॉकिंग इज द ट्रेट ऑफ ए स्टूडेंट, बात करना एक बच्चे की विशेषता होती है, एंड द ट्रेट सी इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर, और उसे वो विशेषता कहां से प्राप्त हुई थी? उसकी मां से, और उसकी मां भी बहुत ज्यादा बातूनी थी। सो सी वाज नॉट एबल टू कंट्रोल हर दिस एक्टिविटी, इसीलिए अपनी उस क्रिया पर कंट्रोल करने के योग्य वो नहीं थी। ये उसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके कौन से हैं? लेसन 4 से। अगला चैप्टर देखते हैं, कौन सा है? लेसन 5। लेसन 5 से पहला क्वेश्चन है आपका इंपोर्टेंट, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। गोवा के जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, वो किस बारे में विचार कर रहे हैं, किस चीज के बारे में सोच रहे हैं? तो इन गोवा द एल्डर्स आर नॉस्टैल्जिक अबाउट, गोवा के लोग विचार कर रहे हैं अबाउट गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, पुराने अच्छे पुर्तगालीन दिनों के बारे में, एंड देयर फेमस लॉफ्स ऑफ ब्रेड, और उनके द्वारा जो प्रसिद्ध डबर रोटियां बनाई जाती थी उनके बारे में, उनके द्वारा जो ब्रेड बनाई जाती थी उनके बारे में विचार कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि पहले के दिन कितने अच्छे होते थे, हर जगह ब्रेड मिलती थी, ब्रेड का चलन बहुत ज्यादा था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, यानी कटहल के फल के समान दिखने से क्या तात्पर्य है? तो कटहल का फल कैसा होता है? हार्ड होता है बहुत ज्यादा। तो कोई भी व्यक्ति जिसका फिजिक्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा प्लम्प फिजिक्यू है, उसको अपन कह सकते हैं कि वो कटहल के फल के समान दिखाई दे रहा है। तो आंसर देंगे अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स, कटहल के फल के समान दिखने से तात्पर्य है अ प्लम्प फिजिक्यू, मतलब एक ताकतवर शरीर, एक हट्टा कट्टा शरीर। द ऑथर यूजेस दिस वर्ड फॉर द बेकर्स, और लेखक ने इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है? किसके लिए किया है? बेकरी वालों के लिए। ठीक है।
इसी का जो सेकंड पार्ट है उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका कि वेयर इज कूर्ग, कूर्ग कहाँ है, और कूर्ग के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पहले तो हम इसका आंसर ये दे देंगे कि कूर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन द और मैसूर के बीच में, ऐसा ही कुछ है ना। हाँ, तो उसके बीच में वो सिचुएटेड है। तो पहले आंसर में तो ये बता देंगे कि कितना दूर है, कहाँ स्थित है। दूसरे में पूछ रहा है कि उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताइए। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का हमने लॉन्ग आंसर पढ़ा हुआ है, तो उसमें से वो फैक्ट्स निकाल लेना कि कूर्ग इज फेमस फॉर कॉफी, कूर्ग इज फेमस फॉर मसाले, है ना, स्पाइसेस, कूर्ग इज फेमस फॉर एनिमल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, कूर्ग इज फेमस फॉर रिवर राफ्टिंग, इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, आपके पास लिखा हुआ है, वहां से दे देना। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला चैप्टर है आपका लेसन 6 उससे। तो क्वेश्चन है कि व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, मिज ने क्या खेल शुरू किया। हमने आंसर दिया मिज हैड इन्वेंटेड अ गेम विद द पिंग पोंग बॉल। मिज ने पिंग पोंग बॉल के साथ एक खेल शुरू किया। मिज प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड ऑफ ए सूटकेस, जो सूटकेस था उसके ऊपर ले जाकर मिज बॉल को रखता। इट वुड रन डाउन ऑफ द लेंथ ऑफ द सूटकेस, और वो बॉल लुढ़कती लुढ़कती कहाँ आती थी, नीचे। ही वेटेड एट द अदर एंड, वो नीचे आके उसका वेट करता। ग्रैब्ड इट, उसको फिर से पकड़ता। एंड वेंट टू द हाई एंड वंस मोर, और फिर से उसको ऊपर रखने के लिए चला जाता था। तो ये खेल उसने शुरू किया था पिंग पोंग बॉल और सूटकेस के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका लेसन 7 से। अच्छा, इसमें और भी क्वेश्चन है, ये वाला और है, लेसन 6 से ही देख लो। कौन सा है, व्हाट ग्रुप्स ऑफ एनिमल द ऑटर बिलोंग टू, ऑटर कौन से ऐसे ग्रुप के एनिमल है जिनसे अपन उसको संबंधित बता सकते हैं। तो कौन कौन से ग्रुप है, हमने बता दिया। कंपैरेटिव स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी जो तुलनात्मक रूप से कैसे हो, छोटे हो साइज में। जैसे उसने बताया बेजर, मंगूस, वीजल, स्टॉट, मिंक, ईटीसी, मतलब ये सारे जो एनिमल्स हैं ये सब साइज में छोटे हैं, और इन्हीं के ग्रुप से अपन किसको संबंधित बता सकते हैं, ऑटर को। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स ओपन, इसी चैप्टर का है कि जब बॉक्स खुला तो क्या हुआ। तो हमने आंसर दिया मिजविल वाज आउट ऑफ द बॉक्स, मिजविल बॉक्स के बाहर चला गया। ही डिसअपीयर्ड देयर, और वहां वो गायब हो गया। देयर वर क्राइज फॉर ए वुमेन फ्रॉम ए वुमेन, एक वुमेन, एक महिला की वहां चीखें सुनाई दे रही थी। सी स्टूड अपॉन हर सीट, वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई। एंड स्टार्टेड स्क्रीमिंग, और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। सी वाज कॉलिंग इट ए रैट, और वो ऑटर को क्या बोल रही थी, मिस को क्या बोल रही थी, एक चूहा बोल रही थी। द मैक्सवेल सॉ हिम डिसअपीयर इन द लेग्स ऑफ ए व्हाइट टर्बन्ड इंडियन, लेक उसने, किसने, मैक्सवेल ने ऑटर को एक सफेद पगड़ी बांधे हुए भारतीय के पैरों के बीच से जाता हुआ देखा था। तो इस प्रकार से जब बॉक्स खुला तो एकदम भगदड़ फ्लाइट में मच गई। ठीक है, अब अगला चैप्टर है आपका लेसन 7। तो उससे अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, शॉर्ट आंसर 2 नंबर के लिए। पहला प्रश्न है आपके कि व्हाट डज द कंडक्टर, वाई होगा, वाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम, है ना। कंडक्टर ने वली को मैडम कहकर क्यों बुलाया। तो वली सेड दैट शी डिड नॉट नीड एनी हेल्प, वली ने जब कहा कि उसे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं थी। शी वाज बिहेविंग लाइक ए ग्रोन अप लेडी, उस समय वो एक बड़ी महिला के समान व्यवहार कर रही थी। सो द कंडक्टर कॉल्ड हर मैडम इन अ जॉली मूड, इसीलिए मजाक में उसने उसको मैडम बोल दिया था। ठीक है, इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, वली का पसंदीदा समय क्या था, मतलब वो अपना टाइम पास कैसे करती थी। तो हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग, उसका पसंदीदा समय था या वो अपना टाइम पास करती थी खड़ी रहकर इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के बाहर के दरवाजे पर। वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और वहां खड़े होकर वो देखती रहती थी कि बाहर गली में क्या हो रहा है। तो इस तरीके से वो अपना टाइम पास करती थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट डज वली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्ड हर चाइल्ड, जब बस में एक बूढ़े व्यक्ति ने, एक बड़े व्यक्ति ने वली को बच्चा कहकर बुलाया तो वली ने उसको क्या जवाब दिया, वली ने क्या रिस्पॉन्ड किया उसके लिए। तो द एल्डरली मैन कॉल्ड वली चाइल्ड, जब उस बूढ़े व्यक्ति ने वली को बच्चा कहकर बुलाया। एट दिस वली वाज इरिटेटेड, वली चिढ़ गई, वली थोड़ा सा गुस्से में आ गई। शी टोल्ड हिम, और उसने उससे कहा दैट ही शुड नॉट कॉल हर अ चाइल्ड,
कि उसे वली को एक बच्चा कहकर नहीं बुलाना चाहिए। सी वॉज 8 years old, क्योंकि वो उसका कहना था कि वो बच्ची नहीं थी, वो एक 8 साल की लड़की थी। ऐसा कहकर उसने उसको शांत कराया। किसको? बूढ़े व्यक्ति को। मजाक में ही था, सब मजाक में ही ले रहे थे वली को। ठीक है ना, चैप्टर तो पढ़ा है ना आपने अच्छे से। अगला क्वेश्चन है आपका, ये शायद लेसन 8 है आपका, क्यों सिद्धार्थ गौतम वाला। तो प्रश्न पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार मतलब इस चैप्टर में से अगर शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा ना, तो ये एकमात्र क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, कई बार बता चुका हूं कि अगर आप लॉन्ग आंसर की तरफ सोच रहे हैं तो लेसन 3 और लेसन 8, एक तो ब्लैक एरोप्लेन और फर्स्ट फ्लाइट सीगल वाला, और एक सिद्धार्थ गौतम वाला, ये दोनों चैप्टर आप पूरे याद कर लो, आपका लॉन्ग आंसर बाहर नहीं जाएगा। कई बार आपको मैं बता चुका हूं, मांग रहे हो ना आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के लिए, ये बता दिया मैंने आपको। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए लेसन 3 और 8 में, सारे के सारे लॉन्ग आंसर याद कर लो, आपका लॉन्ग आंसर बाहर नहीं जाएगा 110%। अभी कह रहा है कि वेयर डिड सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइटनमेंट, सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, तो हम इसमें बता देंगे अंडर द पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे। What was name given to him after that, और उसके बाद उसको क्या नाम दे दिया गया, तो जब उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो सिद्धार्थ गौतम को नाम दिया गया गौतम बुद्ध। और उस पेड़ को क्या नाम दिया गया? बोधि ट्रीज, बोधि ट्री। अगर पेड़ का पूछा जाए तो पेड़ को क्या नाम दिया गया था? बोधि ट्री। अगला क्वेश्चन आपका लेसन 9 से प्रश्न कह रहा है कि हाउ डिड चुपकोव रिएक्ट टू लोमोव्स प्रपोजल, जब लोमोव ने शादी का प्रपोजल रखा तो चुपकोव की प्रतिक्रिया क्या थी। ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, अभी पढ़ाया 3-4 दिन पहले, और इसके आंसर भी कराए थे, एक बार और देख लेते हैं। एट फर्स्ट चुपकोव सस्पेक्टेड दैट लोमोव हैड कम टू बोरो मनी, पहले चुपकोव को लगा कि ये पैसा मांगने के लिए मेरे यहां आया। कौन? लोमोव। एज ही वाज इन हिज इवनिंग ड्रेस, क्योंकि वो नॉर्मली कपड़ों में था जैसे वो शाम को घूमता था। He was not sincere when he told Lomov that he had always loved him and that he was like his own son, और वो उस समय सीरियस नहीं था जब उसने लोमोव को ये कहा कि तुम तो मेरे बच्चे के जैसे हो, मैं उतना ही तुम्हें चाहता हूं जितना मैं अपने बच्चे को चाहता हूं। Because he had decided to not give any money to Lomov, क्योंकि उसने कहा कि उसने सोचा कि मैं इसको बहला फुसला के भगा दूंगा, लेकिन मैं इसको पैसे नहीं दूंगा। It was only when Lomov asked for his daughter's hand in marriage, लेकिन जब लोमोव ने कहा कि भाई मैं तो तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए यहां आया हूं, उसका हाथ मांगने के लिए आया हूं, that his attitude changed and he rushed out to call his daughter Natalia। तब चुपकोव आश्चर्यचकित हुआ और वो सीधा अपनी बेटी नतालिया को बुलाने के लिए भागा। तो अचानक से उसका रवैया बदल गया, पहले उसको भगाने की सोच रहा था, अब वो उसका स्वागत सत्कार करने की सोच रहा था। तो इस प्रकार से उसका बिहेवियर लोमोव के प्रति बदल गया था। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन फॉर 2 marks। ओके, सो यू कैन सी हियर देयर आर ओनली 2 क्वेश्चंस फ्रॉम लेसन 8 एंड लेसन 9 फॉर शॉर्ट आंसर। सो लेसन 8 लेसन 9 इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन माई विजन अकॉर्डिंग टू मी। आप अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, मेरे अनुसार आपके जो शॉर्ट आंसर है वो स्टार्टिंग के 7 लेसन से 6 या 7 तक मान लीजिए बहुत पूछे जाने हैं। ठीक है, 90% चांसेस आपके ये रहेंगे कि 90% क्वेश्चन जो आपके होंगे वो यहां से फंसेंगे। अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की, आप बहुत कम समय में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है ना, इनको याद कर लीजिए अच्छे से। ये आपके पहली बुक के जो प्रोज के चैप्टर है वहां से हो गए। अब अपन चलते हैं पोएम की तरफ। पोएम के जो शॉर्ट आंसर हैं 2 नंबर के लिए हैं, ठीक है, उनको मैं आपको समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोएट से has changed his mood? What does the poet say has changed his mood? मतलब कवि के अनुसार उसका मूड कैसे बदल गया। How has the poet mood changed? मतलब कवि के अनुसार उसका मूड किसने बदला और कैसे बदल दिया। प्रश्न क्या कह रहा है, कवि के अनुसार उसका मूड कैसे और किसने बदल दिया। तो हम आंसर देंगे the dust of snow means the fine particle of flakes of snow। कवि के अनुसार डस्ट ऑफ स्नो है बर्फ के छोटे छोटे कण, बर्फ के
छोटे छोटे कण, द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड, और अचानक से बर्फ के रूप में जो धूल गिर रही थी उसने कवि के मूड को बदल दिया। द पोइट मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी, कवि पहले दुखी था और अब कैसा हो गया, वो खुश हो गया। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, वो तरोताजा महसूस करने लगा। एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, और उसको एहसास हुआ कि मैंने अपना आधा दिन व्यर्थ कर दिया है, अब मैं बाकी बचे दिन को आनंद लेना या अपने बाकी बचे हुए दिन का आनंद लेना चाहता हूं। क्लियर? आपको आपकी लैंग्वेज में जैसा भी लिखा है वो आप वो याद कर लेना, ठीक है? जरूरी नहीं है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है थोड़ी बहुत। अगला प्रश्न है कि इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो व्हाट डज हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट। जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसमें हेमलॉक पेड़ किस चीज को दर्शाता है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हमने बता दिया, पहले तो लिख दो कि हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री। हेमलॉक एक जहरीला पेड़ है। इट इज नॉट अ ब्यूटीफुल ट्री, वो एक सुंदर पेड़ नहीं है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो, और जो क्रो है, कौवा है, और हेमलॉक का पेड़ है, ये दोनों के ही दोनों सॉरो यानी दुख को एंड डिप्रेशन यानी हताशा को या निराशा को दर्शाते हैं। फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मैटर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो इस नश्वर संसार में कभी महसूस कर रहा है, कभी अपने आप को निराश और दुखी महसूस कर रहा है, तो वही निराशा और दुख हेमलॉक और क्रो दर्शाते हैं, हेमलॉक का पेड़ और क्रो दर्शाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फोर फर्स्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर। तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा आंसर है, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, इच्छाओं के लिए फायर है, एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, और नफरत के लिए आइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डज द पोएट से, कवि ने क्यों कहा आई वुड नॉट इंट्रूड टू हिम, मैं उसके मामले में दखलंदाजी नहीं दूंगा। व्हाई डज नॉट ही ऑफर हिम मनी टू बाई अनदर बॉल, और जिस लड़की की बॉल खोई थी उसको दूसरी बॉल खरीदने के लिए लेखक कवि पैसे दे सकता था, पर दिए क्यों नहीं? तो हमने आंसर दिया, द पोएट सेज आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कवि कहता है कि मैं उसके मामले में दखलंदाजी नहीं दूंगा, बिकॉज ही डज नॉट वांट टू इंटरवेंस, स्पेलिंग गलत होगी शायद, ही डज नॉट वांट टू इंटरफेयर इन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो वो जो सीखने की प्राकृतिक क्रिया है उसमें दखलंदाजी देना नहीं चाहता था। He wants the boy to learn the meaning of loss on his own, वो चाहता था कि वो लड़का अपने आप से ही किसी भी चीज को खोने का जो महत्व होता है उसको समझ जाए, उसको सीखे। He does not offer him money to buy another ball, और उसने उसको दूसरी बॉल खरीदने का पैसा नहीं दिया, because that would be worthless, उसका कोई सेंस नहीं था। He wants the boy to learn the lesson of responsibility, वो लड़के को जिम्मेदारी सिखाना चाहता था। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि थ्रू दिस पोएम व्हाट लेसन डज द पोएट वांट टू गिव टू दैट बॉय, कभी उस लड़के को क्या सीख देना चाहता है। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। क्लियर? तो यहां पर कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं है अपने पास, तो इन क्वेश्चंस को देख लें, केवल आप लोग घर पे जाके इनको एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लेना, पीडीएफ है आपके पास, वहां से पढ़ लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन आपका कि इज अमांडा एन ऑर्फन व्हाई डज शी से सो, इसको मैं आपको बता देता हूं इसमें लिखना क्या है। तो हम बोलेंगे अमांडा इज नॉट ऑर्फन, अमांडा अनाथ नहीं थी। शी वांट्स से सो, वो ऐसा कहती है बिकॉज शी वांट्स फ्रीडम, क्योंकि वो आजादी चाहती है। वो क्या चाहती है? आजादी चाहती है, और वो चाहती है कि कोई भी उसके साथ रोक टोक ना करे, पूरी तरह से आजाद होना चाहती है। ये उसका आंसर दे सकते हैं अपन। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्हाई आर द ट्रीज मूविंग टू द फॉरेस्ट, पेड़ फॉरेस्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं, पेड़ जंगल के लिए क्यों जा रहे हैं? तो यहाँ पे भी आपको बताया था मेटाफोर है इस पोएम में, मतलब वो महिलाओं की कंडीशन को बताना चाह रहा है इसके द्वारा। तो वो कह रहा है कि ट्रीज आर मूविंग टू द फॉरेस्ट बिकॉज दे वांट्स टू बी फ्री, पेड़ जंगल की ओर जा रहे हैं क्योंकि वो आजाद होना चाहते हैं, जस्ट लाइक द वुमेन, महिलाओं के समान। जैसे महिला आजादी चाहती हैं कि महिला भी घर से बाहर निकले, उनको भी आजादी मिले, ठीक उसी प्रकार पेड़ भी आजादी चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पेड़ की तुलना महिलाओं से नहीं, महिलाओं की तुलना पेड़ से की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाउ विल द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज अफेक्ट द हाउस, जब पेड़ घर से बाहर जा रहा है तो घर को कैसे प्रभावित कर रहा है? तो हमने बताया लीव्स, जो उसकी टहनियां हैं, डालियां हैं, वो रूफ को टच कर रही हैं, पत्तियां खिड़की से बाहर जा रही हैं, और उसकी जो जड़ें हैं वो उसके आंगन में से टूट रही हैं। इस प्रकार से उस पूरे पेड़ ने घर को प्रभावित किया है जब वो घर से बाहर जा रहा है। अगला प्रश्न है व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केस,
एक सुरक्षित पिंजरे की मांग कस्टर्ड क्यों करता है? क्योंकि वो सब लोग उसको परेशान कर रहे थे कस्टर्ड को, तो वो चाहता था कि इन सब के लिए अलग अलग पिंजरे हैं, तो एक पिंजरा मुझे भी दिया जाए जिसमें मैं सुरक्षित वहां पर रह सकूं। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाई डज द यंग बॉय से, ये होगा व्हाट डज द यंग बॉय से टू एनी ग्रेगरी। एनी ग्रेगरी से युवा लड़के ने क्या कहा? तो क्या कहा था उसने? ही वांट्स टू मैरी हर, वो उससे शादी करना चाहता था। ही लाइक्ड हर वेरी मच, वो उससे बहुत ज्यादा पसंद करता था। एनी ग्रेगरी ने आंसर क्या दिया था? उसने बोला था कि मैं चाहती हूं कि कोई भी मुझसे प्यार ना करे, मेरे शरीर से प्यार मतलब मेरी बनावटी शरीर से प्यार ना करे, कि बल्कि मेरी आत्मा से प्यार करे। ठीक है, सो दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पोएम फॉर 2 मार्क्स। 2 नंबर के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी पोएम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। इनको याद कर लोगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जहां तक मुझे पता है एक आध क्वेश्चन बाहर चला जाता है तो कह नहीं सकते, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो 90 to 95 प्लस सोच रहे हैं या 95 प्लस के लिए जा रहे हैं, वो इसकी तरफ देखें भी ना। आप चाहते हैं शॉर्ट टर्म में तैयारी करना, तो आप मेरी जो सक्सेस मंत्र की बुक है, जो अपन हर साल दे रहे हैं, नवंबर में ही आपको दे दी थी, उसमें से 3 स्टार और 2 स्टार 2 लेवल के क्वेश्चन दिए, आप उनको कर लो। उनको कर लोगे आप 90 प्लस हो जाओगे, गारंटीड 100% 90 प्लस हो जाओगे आप, मैं कह रहा हूं। और इनको कर लोगे तो मैक्स टू मैक्स आप 90 प्लस जा ही सकते हो। पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ था उससे पहले भी मैं आपको एक सक्सेस मंत्र की बुक देता था, बट उसमें कंटेंट अलग था और इसमें कंटेंट अलग है। एक भी क्वेश्चन पिछले पेपर में 2023 में 22 में एक भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं गया है। ठीक है, लेकिन वही कहते हैं कि फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन, भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित है। सो वी कांट से एनीथिंग, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो ये आपके लिए जड़ी बूटी का काम कर सकते हैं। ठीक है।